मतलब सीबीडीटी ने क्या प्रपोजल रखा है क्रिप्टो कम्युनिटी के सामने क्रिप्टो के रेगुलेशन में कुछ चेंजेस लाने के लिए, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि हम आज यहाँ पे यदि हम बात करें क्रिप्टो प्रपोजल फॉर क्रिप्टो रेगुलेशन, सीबीडी प्रपोजल फॉर क्रिप्टो रेगुलेशन इन इंडिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी अब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को और क्लोजली इन्वेस्टमेंट कर रही है। सरकार का क्लियर एम है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाना, फेयर बनाना और टैक्स कंप्लाइंट बनाना है। इसलिए नए लेजिस्लेशन और भी स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस मेजर पर वो काम कर रही है। तो ये प्रपोजल सिर्फ टैक्सेशन के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, बल्कि इंडिया के पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के फ्यूचर को शेप देने वाला है। तो क्या क्रिप्टो, जैसे हम बात करें, क्या क्रिप्टो पे 30% टैक्स खत्म होने वाला है? क्या 1% टीडीएस नहीं लगेगा? सेट ऑफ का बेनिफिट भी मिलेगा? क्या क्रिप्टो कंप्लीटली लीगल हो जाएगा इंडिया में? या फिर क्या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, सेबी होगी, आरबीआई होगी, जो क्रिप्टो को रेगुलेट करेगी? तो ये सारे सवाल अब सिर्फ हमारे आपके नहीं, बल्कि सरकार के मन में भी उठने लगे हैं। बहुत ही जल्दी हम देख सकते हैं कि इंडिया में भी जैसे यूएस में जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट आया, वैसे ही किसी तरह का क्रिप्टो रिलेटेड एक्ट इंडिया में भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की डेट में यदि हम बात करें क्रिप्टो अकाउंट्स के बारे में, तो टोटल 20 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो अकाउंट इंडिया में खुल चुके हैं। और यदि मैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करूं, यदि इंडिया में, तो इंडिया में क्रिप्टो आए लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं, और वर्ल्ड वाइड यदि हम बात करें ग्लोबली, तो 16 साल का पुराना ये मार्केट है। कौन सा? क्रिप्टो का। और इन 16 सालों में कितने अकाउंट खुल चुके हैं? 20 करोड़ अकाउंट। जबकि हम यदि स्टॉक मार्केट की बात करें, तो स्टॉक मार्केट 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, और यहाँ पे डीमेट अकाउंट की बात करें तो टोटल 23 करोड़ अकाउंट के आसपास है। मतलब 23 करोड़ अकाउंट सिर्फ डीमेट अकाउंट के हैं। और यदि हम बात करें कि क्रिप्टो के, तो 20 करोड़ से ज्यादा अकाउंट क्रिप्टो के यहाँ पे खुल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो का ऑप्शन इंडिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। जैसे पहले लोगों ने उबर को रजिस्टर्ड किया, फिर एक्सेप्ट किया और आगे चल के लिस्टेड भी हो गया, वैसे ही पहले जोमेटो, स्विगी को रजिस्टर्ड किया गया, एक्सेप्ट किया गया और फिर लिस्टेड भी वो हो गए। तो बिल्कुल वैसे ही सब लोगों ने पहले क्रिप्टो को काफी रजिस्टर किया है, और अब ग्लोबली क्रिप्टो की एक्सेसिबिलिटी, अडॉप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से इंडिया गवर्नमेंट भी अब सवाल पूछने और पॉजिटिव एक्शन में कदम बढ़ाने लगी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सवाल पूछना शुरू कर दिया है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव और हेल्पफुल डायरेक्शन की तरफ आपको इशारा देता है। Why crypto regulation are regaining attention? कि क्रिप्टो ने अपना अटेंशन क्यों बढ़ाया है आज के टाइम पे? यदि हम देखें कि ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टो की एक्सेसिबिलिटी, अडॉप्टेशन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे देश अपने फ्रेमवर्क ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, जैसे यूएस का जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट। इंडिया भी अब पॉजिटिव डायरेक्शन में कदम उठाने लगा है। सरकार समझ रही है कि अगर हमने क्रिप्टो को फ्यूचर रेडी और सस्टेनेबल नहीं बनाया, तो हम स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बना पाएंगे। वो जरूरत है हमें करने की। तो अटेंशन क्यों क्रिप्टो रेगुलेशन की ओर आया? तो सबसे बड़ी यदि हम बात करें, सीबीडीटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री ऑन नीड फॉर अ वीडीए लॉ, मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट लॉ। सीबीडीटी अब एक्टिवली इंडस्ट्री से कंसल्ट कर रही है, ताकि समझा जा सके कि वीडीए लॉ की जरूरत क्यों है। मकसद ये है कि क्रिप्टो सेक्टर को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके, और इन्वेस्टर, एक्सचेंज, प्लेटफॉर्म सबको एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क मिले। इससे इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी मिलेगी, इलीगल एक्टिविटी और मिसयूज पे रोक लग सकेगी। साथ ही साथ में क्रिप्टो ऑलरेडी टैक्स बट नो यूनिफाइड फ्रेमवर्क। आज भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग रहा है, जैसे 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस, लेकिन अब तक पड़ता है। और न्यू लॉ को डिफाइन ओवरसाइट ऑफ इन्वेस्टर, एक्सचेंज एंड प्लेटफॉर्म। यदि प्रपोज्ड न्यू लॉ से, यदि नए लॉ आते हैं और क्लियर ओवरसाइट फ्रेमवर्क बनता है उससे, तो इन्वेस्टर को क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलेगा, एक्सचेंज को प्रॉपर कंप्लायंस रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बन जाएगा। तो इससे इंडस्ट्री का ट्रस्ट बूस्ट होगा, क्रिप्टो मार्केट सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई कि इंडिया में जो इंडिया में स्ट्रक्चर
और ट्रांसपेरेंट क्रिप्टो रेगुलेशन का समय आ गया है। दैट्स व्हाई जो अटेंशन क्रिप्टो मार्केट की ओर इतना ज्यादा बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि सीबीडीटी कंसल्टिंग द बिग क्वेश्चन, मतलब कि सीबीडीटी के बड़े क्वेश्चंस क्या हैं जिससे भी वो बात करना चाह रही है। तो यदि हम दोस्तों सीबीडीटी की कंसल्टिंग प्रोसेस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किए गए हैं, जैसे डस द 1% ट्रेडर्स, मतलब क्या 1% ट्रेडर्स के लिए, क्या 1% ईडीएस ट्रेडर्स के लिए की प्रॉब्लम बन रहा है, क्या इस वजह से वॉल्यूम फॉरेन एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। साथ ही साथ में दूसरा सवाल क्या है कि क्या ट्रेडर्स को अपने लॉस को गेन के साथ साथ ऑफसेट करने की परमिशन मिलनी चाहिए, जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में होता है। ऑफसेट मतलब क्या, यदि आपने एक एसेट को सेल किया आपको लॉस हुआ, सेकंड एसेट को आपने सेल किया आपको लॉस हुआ, बट थर्ड एसेट को सेल करने पे भी आपको प्रॉफिट होता है, उस केस में क्या होता है, आपका ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाता है। बट अभी तक क्या हो रहा है, ये जो ऑफसेट गेन है इसका बेनिफिट क्रिप्टो मार्केट में नहीं मिलता है लोगों को। तीसरा, यदि हम बात करें, तीसरा सवाल सबसे क्रूशियल है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने का जिम्मा किसके हाथ में होगा। क्या उसे आरबीआई रेगुलेट करेगी, क्या सेबी करेगी, क्या मेडवाई करेगा, या फिर एफआईयू इंडिया उसे रेगुलेट करेगा। तो इन्हीं सवालों के जवाब को डिसाइड करने के लिए इंडिया का फ्यूचर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा होगा और कौन से इंस्टीट्यूशन उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इन सब बातों के लिए ये तीन बहुत बड़े क्वेश्चन हैं जो सीबीडीटी ने कंसल्टिंग के लिए सामने रखे हुए हैं। अब हम यदि बात करें कि सिग्निफिकेंस ऑफ सीबीडीटी डिस्कशन, की सीबीडीटी जो डिस्कशन कर रही है इसका जो इम्पोर्टेंस क्या होना है, तो दोस्तों इस डिस्कशन के सिग्निफिकेंस को समझाना बहुत ही जरूरी है, इसका फ्यूचर में क्या इम्पोर्टेंस होना है। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रिवेंटिंग इनोवेशन लॉस एंड स्टार्टअप माइग्रेशन। ये कंसल्टेशन इनोवेशन को लॉस और स्टार्टअप माइग्रेशन को रोकने के लिए है। आज आप देखेंगे हाई टैक्स और अनक्लियर रूल्स की वजह से हमारा टैलेंट और कंपनीज बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और इंडिया अपने ही इनोवेटर को लूज करता जा रहा है। तो ये डिस्कशन का इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि जिस तरह से स्टार्टअप हमारे माइग्रेट हो रहे हैं, हमारे एक से एक टैलेंट हमारा बाहर जा रहा है, उसे रोकने के लिए बहुत जरूरी है क्रिप्टो के रेगुलेशन को लेके आना। साथ ही साथ में दूसरा पॉइंट यदि हम देखेंगे यहाँ पे कि कैपिटल फ्लाइट को स्टॉप करना, मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग की वॉल्यूम दुबई और सिंगापुर जैसे फॉरेन एक्सचेंज में जा रहे हैं। अगर पॉलिसी सही बनाई गई तो ये कैपिटल इंडिया के अपने इकोसिस्टम में ही सर्कुलेट करेगा, मतलब जो कैपिटल है वो बाहर नहीं जाएगा, इंडिया में ही रहने वाला है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका कि कॉम्पिटिटिवनेस और फेयर टैक्सेशन के बीच बैलेंस क्रिएट करना, मतलब टैक्स रिवेन्यू भी सिक्योर हो और इकोसिस्टम भी ग्रो करे, ये इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंस है। साथ ही साथ में चौथा पॉइंट जो है इसका कि इंडिया को ग्लोबल क्रिप्टो लैंडस्केप में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाना। जितनी जल्दी हम क्लियर रेगुलेशन अडॉप्ट करेंगे उतनी ही तेजी से इंडिया को एक लीडर के रूप में पहचान मिलेगी। तो दोस्तों इस पॉइंट से एक बात तो क्लियर है कि सीबीडीटी ये कंसल्टेशन सिर्फ टैक्स पॉलिसी को इशू नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो आपको नए तरीके से क्रिप्टो, इंडिया में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए आगे आ रहा है। अब हम यदि यहाँ पे वो देखें कि सीबीडीटी टैक्स क्रैकडाउन के बारे में यदि हम बात करें कि डेटा क्या बताता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसे समझिएगा यहाँ पे आप। तो दोस्तों कंसल्टेशन के साथ साथ सीबीडीटी ने क्रिप्टो टैक्सेशन पर अपनी इन्फोर्समेंट भी टाइट कर दी है। मतलब आप देखेंगे कि सबसे पहले 44,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स को नोटिस भेजा गए हैं जो अपना वीडीए इनकम डिस्क्लोज करने में फेल हुए। मतलब जो रेगुलेशन की आज इंडियन गवर्नमेंट जो बात कर रही है उसके पीछे ये रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सोचने में मजबूर होना पड़ा कि हमें क्रिप्टो के लिए क्या और करना चाहिए, क्या हमें नए रेगुलेशन लेके आना चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सबसे बड़ा तो ये है 44,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स को नोटिस भेजे गए वीडीए डिस्क्लोजर के लिए। साथ ही साथ में सीबीडीटी ने एक नस कैंपिंग लॉन्च किया जिसका मकसद ये था वॉलंटरी कंप्लायंस को प्रमोट करना, यानी लोग पेनल्टी लगने से पहले खुद अपनी रिपोर्टिंग को करेक्ट करें। अब यहाँ देखो आपकी डेटा भी काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले 2 साल में लगभग 705 करोड़
क्रिप्टो टैक्स के थ्रू कलेक्ट हुआ है। कितना? 2 सालों में 705 करोड़ का। और ऑडिट के जरिए अथॉरिटी ने 630 करोड़ का हिडन इनकम भी अनकवर किया है। मतलब यदि क्रिप्टो का प्रॉपर क्लियर रेगुलेशन होता, कंप्लायंस होते, तो जो 630 करोड़ की हिडन हिडन जो इनकम है शायद ये भी टैक्स में कवर हो जाती। तो 705 और 630 1335 करोड़ का टैक्स हो जाता, जो 630 करोड़ का नहीं हुआ। तो ये क्लियरली दिखाता है कि कंप्लायंस को, ये क्लियर बताता है कि यदि प्रॉपर कंप्लायंस होते तो शायद इतना टैक्स भी कवर हो सकता था। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे एक डेटा जो बता रहा है, जो ग्राफ के थ्रू आप देखेंगे कि ये स्लाइड क्लियरली दिखाती है कि सीबीडीटी की टैक्स क्रैकडाउन कितना सीरियस है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों में 705 करोड़ का टैक्स कलेक्ट हुआ है। साथ ही ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू 630 करोड़ की हिडन इनकम भी डिटेक्ट की गई है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि रेगुलेशन होने के बावजूद भी कोई ट्रेडर अपनी अंडर रिपोर्ट इनकम को अंडर रिपोर्ट करता है, कोशिश करता है। तो एक नस कैंपिंग के थ्रू उन्होंने बोला कि आप चाहें तो इसे शो कर सकते हैं, बट यदि आज क्लियर रूल्स होते, रेगुलेशन होते, टैक्सेशन पे थोड़ा सा कम होता, तो शायद ये हिडन इनकम भी हमको नहीं दिखाई देती और ये सारी जो टैक्स है वो आपको इंडिया के ट्रेजरी में दिखाई देता गवर्नमेंट की। तो ये एक सबसे बड़ा डेटा था जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट ने सोचने में मजबूर हुई क्रिप्टो के रेगुलेशन को लेके या उसमें कुछ करेक्शन को लेके। अब दोस्तों ये एक हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया से है कि जो 19 अगस्त 2025 की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने क्रिप्टो स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन लॉन्च किए हैं ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि वर्चुअल डिजिटल एसेट को आगे कैसे रेगुलेट करें और टैक्स किया जाए। तो ये कब की बात है? 19 अगस्त 2025 की बात है। अब यदि हम आगे देखें यदि कि क्रिप्टो के मार्केट में एक्चुअली करंट सिनेरियो है, करंट में क्या चैलेंजेस हैं क्रिप्टो इन इंडिया, तो आप देखिए करंट टैक्स है कंप्लायंस के बारे में यदि हम देखें यहाँ पे, तो दोस्तों अभी भी इंडिया में क्रिप्टो के लिए कुछ स्ट्रिक्ट टैक्स और कंप्लायंस रूल्स हैं, जैसे 30% फ्लैट टैक्स ऑन प्रॉफिट, 1% टीडीएस हर ट्रांजेक्शन पर होना है और लॉस को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज यदि आपने एक असेट को सेल आउट किया, आपको लॉस हुआ, तो आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब कि पहले में लॉस हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, तीसरे में प्रॉफिट हुआ, तो आप एक इन्हें मिक्स करके आप एक नेट प्रॉफिट आप नहीं दिखा सकते। तो ये सबसे बड़ा इशू था इनके टैक्सेशन में। तो अब ये जो मेजर है कंप्लायंस जो इंश्योर करते हैं, लेकिन इनका कुछ इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। कई ट्रेडर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर अब फॉरेन एक्सचेंज पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, जैसे दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया। तो यानी कंप्लायंस तो जरूरी है, लेकिन इससे इंडस्ट्री की लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन पे भी आपको फर्क दिख रहा है, असर दिख रहा है। और ये ही वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें सीबीडीटी अब फ्यूचर रेगुलेशन और प्रपोजल पे काम करने जा रही है। देन यदि हम देखें कि व्हाट सीबीडीटी आस्किंग, कि सीबीडीटी अब इंडस्ट्री में कंसल्ट कर रही है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट और सही फैसले लिए जा सके। ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेटेजिक है जो फ्यूचर में क्रिप्टो रेगुलेशन को आपको सिर्फ देने वाले हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि सीबीडीटी के क्या क्या बड़े क्वेश्चन है, वो क्या क्लियर करना चाहती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि डू वी नीड अ कम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो लॉ और करंट फ्रेमवर्क इनफ। मतलब आज करंट सिचुएशन यदि हम देखें तो आज तक क्रिप्टो के लिए इंडिया में कोई कम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, सिर्फ स्कैटर रूल और टैक्सेशन गाइडलाइन है, राइट। तो सीबीडीटी चाहता है कि समझना कि क्या एग्जिस्टिंग रूल काफी है या डेडिकेटेड वर्चुअल डिजिटल एसेट लॉ की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में हु शुड रेगुलेट क्रिप्टो, क्रिप्टो को रेगुलेट कौन करेगा? सेबी करेगी जो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है, आरबीआई करेगी जो सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करेंसी मैनेजमेंट को देखती है, या फिर मेट वाई करेगा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल फ्रेमवर्क पे काम करती है, या फिर एफआईयू इंडिया करेगा जो सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग करता है। तो सीबीडीटी ये पूछ रही है कि
इसमें से कौन सी एजेंसी को क्रिप्टो रेगुलेशन का प्राइमरी अथॉरिटी बनाया जाए? देन हाउ मच ट्रेडिंग हैज माइग्रेटेड अब्रॉड एंड व्हाई? मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स इंडिया की स्ट्रिक्ट रूल से परेशान होके अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब फॉरेन तो अब सीबीडीटी समझना चाहती है कि कितना परसेंटेज ट्रेडिंग इंडिया से बाहर शिफ्ट हो चुका है और क्या रीजन है। क्या हाई टैक्स है, लेक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन है, या फिर पुअर लिक्विडिटी है? तो ये एक थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आस्किंग है वो सीबीडीटी जानना चाह रही है। साथ ही साथ में शुड 1% टैक्स बी रिड्यूस और अप्लाई डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर? मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि सीबीडीटी सोच रहा है कि यहाँ पे कि रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो छोटे इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक और म्यूचुअल फंड हो गए आपके, मार्केट मेकर्स मतलब जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इनके लिए क्या अलग अलग टीडीएस स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि स्मॉल इन्वेस्टर को अननेसेसरी बर्डन ना पड़े और लार्ज प्लेयर को प्रॉपरली टैक्स्ड हो। तो ये डिफरेंट टाइप के जो रिटेल इंस्टीट्यूशन और मार्केट के लिए क्या डिफरेंट टाइप ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, टीडीएस का होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस भी वहां पे पूछे गए। चौथा पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया कि व्हाट इज द रियल इम्पैक्ट ऑफ नॉट अलाउइंग लॉस ऑफसेट? मतलब कि लॉस ऑफसेट का मतलब क्या है? अगर आप एक एसेट में लॉस करते हैं तो आप उस लॉस को दूसरे एसेट के प्रॉफिट से एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो। तो अभी जो रूल है जिसमें लॉस को ऑफसेट अलाउ नहीं है, तो सीबीडीटी ये जानना चाह रहा है कि क्या इस वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और छठवा जो उसकी आस्किंग है वो ये है कि कि सीबीटी ये भी जानना चाह रहा है कि इंडिया के करंट टैक्स और रिपोर्टिंग रूल्स ग्लोबली कैसे कंपेयर होते हैं। क्या कोई ओईसीडी के स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं या इससे पीछे? मतलब एक ओईसीडी आप देखेंगे यहाँ पे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट होता है। ये ग्लोबल बॉडी है जो फेयर टैक्स प्रैक्टिस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करती है। तो उनका ये कहना है कि हमारे जो रूल्स और रेगुलेशन है क्या इनके इक्विवेलेंट है या इनसे हम पीछे हैं। तो ये जानना चाह रही है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इंडिया के क्रिप्टो के फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। क्लियर रेगुलेशन बनने से इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लीगल प्रैक्टिसेस कम होंगे, जो कैपिटल देश के बाहर जा रहा है वो देश के अंदर ही रहेगा। तो ये सारी चीजों यदि ये आस्किंग यदि उनकी क्लियर हो जाती है, क्लियर रेगुलेशन बन जाता है, तो आप सोचिए कि आगे जाके इंडिया गवर्नमेंट को कितना ज्यादा बेनिफिट होना है इस मार्केट से। अब यदि हम आगे समझे यहाँ पे कि की इश्यूज हाईलाइटेड बाय द इंडस्ट्री, मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री की ओर से क्या इशू हाईलाइट किए गए गवर्नमेंट के लिए। तो फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड द कंसर्न आर क्लियर। मतलब यदि हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडस्ट्री की तरफ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसर्न रेज हो रहे हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडस्ट्री को क्या लगता है कि लिक्विडिटी ड्राई हो रही है। मतलब सबसे पहला और सबसे बड़ा कंसर्न है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपको अपना असेट इजीली बाय या सेल करने में कोई दिक्कत ना हो बिना प्राइस ज्यादा गिराए या बढ़ाए। लेकिन अभी इंडिया में लिक्विडिटी बहुत ही कम हो गई है। इसका रीजन क्या है? स्ट्रिक्ट टैक्स रूल्स और अनक्लियर रेगुलेशन, जिसकी वजह से ट्रेडर और इन्वेस्टर हेजिटेट हैं, कंफ्यूज हैं और मार्केट में एक्टिविटी बहुत ही स्लो हो गई है। तो ये जो कंसर्न है लिक्विडिटी का ये इंडस्ट्री की ओर से है कि लिक्विडिटी बहुत कम होते जा रही है। दूसरा जो है कंप्लायंस इज डिफिकल्ट इन पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री का कंसर्न क्या है कि दूसरा मेजर कंसर्न है कि पीयर टू पीयर या पी टू पी ट्रांजेक्शन का कंप्लायंस प्रोसेस। P2P का मतलब है डायरेक्टली बायर सेलर के बीच में डील होना बिना किसी एक्सचेंज के थ्रू। इंडस्ट्री कह रही है कि हर ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। टैक्स कंप्लायंस बहुत ही कंफ्यूजन बन चुका है। इस वजह से बहुत लोग अब अनसेफ और अनक्लियर रूल्स की वजह से P2P ट्रेडिंग से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ में डोमेस्टिक प्लेयर फेस
अनइवन प्लेइंग फील्ड कंपेयर टू ग्लोबल एक्सचेंज। मतलब तीसरा कंसर्न है कि इंडिया के डोमेस्टिक एक्सचेंज का ग्लोबल एक्सचेंज का कंपैरिजन में डिसएडवांटेज का होना। मतलब जहां इंटरनेशनल एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस जो रिलेटिवली रिलैक्स रूल्स के साथ ऑपरेट करते हैं, बहुत ही स्मूथ रूल्स होते हैं वहां पे। बट इंडिया के लोकल एक्सचेंज में जो हार्श टैक्स और कंप्लायंस रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, इस वजह से डोमेस्टिक प्लेयर compete नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर और इन्वेस्टर फॉरेन एक्सचेंज पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन इंडिया के लिए क्रिप्टो मार्केट पोटेंशियल के लिए बहुत ही नेगेटिव हो सकती है। तो यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो इंडस्ट्री क्लियरली कह रही है कि अगर अब स्ट्रक्चर्ड, सिंपल और बैलेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया तो इंडिया का क्रिप्टो इकोसिस्टम सस्टेनेबल ग्रो नहीं कर पाएगा और हमारी जो ग्लोबल पोजीशन है वो भी वीक हो जाएगी। और सही और क्लियर रेगुलेशन यदि आता है, इंडिया क्रिप्टो को अडॉप्ट करता है, इनोवेशन में आगे बढ़ता है, तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी स्ट्रांग बनेगी। तो ये जो पॉइंट थे ये इंडस्ट्री की ओर से कंसर्न थे, 3 इंपॉर्टेंट कंसर्न पॉइंट थे जिसपे उन्होंने गवर्नमेंट से इसके बारे में चर्चा करी। अब आगे हम समझते हैं कि व्हाई दिस मैटर, कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ये मैटर क्यों करता है। तो दिस कंसल्टेशन इज अ बिग सिग्नल फॉर इकोसिस्टम। जो इनका जो डिस्कशन हुआ है, जो कंसल्टेशन जो हुए, वो एक इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि गवर्नमेंट इज विलिंग टू रिविजिट एंड रिफाइन पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब सिर्फ एग्जिस्टिंग रूल्स को अप्लाई नहीं कर रही है, बल्कि वो अपनी पॉलिसी को दोबारा देखकर और इम्प्रूव करके क्रिप्टो इंडस्ट्री को बेटर बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव अप्रोच का साइन है। साथ ही साथ में कुड ब्रिंग मोर क्लैरिटी, फेयरनेस एंड ग्लोबल अलाइनमेंट। मतलब कि क्लियर और बैलेंस रेगुलेशन से क्रिप्टो इन्वेस्टर को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फेयर पॉलिसी से स्मॉल इन्वेस्टर और लार्ज इंस्टीट्यूशन प्लेयर को दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। साथ ही इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसे जो फ्रेमवर्क है उसके साथ भी अलाइन हो पाएगा। इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी इंडिया पे बढ़ेगा। may help retain capital, talent and innovation within India। जैसा कि हमने बात किया कि जो रेगुलेशन है उसकी वजह से आज बहुत सारी जो लिक्विडिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जाके शिफ्ट हो रही है, टैलेंट हमारा बाहर जा रहा है। आज का बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का टैलेंट और कैपिटल फॉरेन एक्सचेंज तरफ शिफ्ट हो रही है। क्लियर और सपोर्टिव फ्रेमवर्क यदि बन जाता है तो जो टैलेंट बाहर जा रहा था, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बाहर जा रही थी, वो वापस इंडिया में ही ग्रो करेगी। और इससे क्या होगा, इंडिया भी उभर कर सामने आएगा क्रिप्टो हब बनने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से यदि हम देखें तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं, ये कंसल्टेशन प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसीजर ही नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए। इससे ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट अब सीरियसली क्रिप्टो स्पेस को समझने, रेगुलेट करने और उस पर क्लैरिटी और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है। अब यदि गवर्नमेंट इतना इनके लिए प्लान कर रही है, एक प्रॉपर कंसल्टेशन और कई क्वेश्चन रेज कर रही है, तो इससे फ्यूचर में बेनिफिट क्या होने वाला है इंडिया पे। यदि मैं क्रिप्टो मार्केट में बात करूं, इससे इंडिया में बेनिफिट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि यदि रूल्स आ जाते हैं तो आगे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होने वाली है, कहाँ कहाँ हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रेगुलेटरी क्लियर, बिजनेस कॉन्फिडेंस। मतलब यदि हम पहले बेनिफिट की बात करें कि यदि क्लियर रेगुलेटरी होता है तो इससे बिजनेस में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब क्लियर रूल्स इक्वल टू स्टेबल इन्वायरमेंट। जब क्रिप्टो रेगुलेशन क्लियर और वेल डिफाइन होंगे तो बिजनेस और इन्वेस्टर को पता चलेगा कि कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। इससे मार्केट में कंफ्यूजन भी कम होगा और इन्वायरमेंट भी स्टेबल बनेगा। ऐसा स्टेबल इन्वायरमेंट इंडस्ट्री के लिए एक फाउंडेशन का काम करने वाला है। साथ ही साथ में इन्वेस्टर एंड बिजनेस गेन कॉन्फिडेंस। मतलब क्लियर और ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन से इन्वेस्टर और बिजनेस को ट्रस्ट भी बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि उनका पैसा सेफ है और वो कॉन्फिडेंटली क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे। कॉन्फिडेंस से इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ते हैं। साथ ही साथ में डोमेस्टिक प्लस फॉरेन ग्रो। मतलब जब रूल्स ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली अलाइन होंगे तो सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इससे इंडिया में कैपिटल
इनफ्लो बढ़ेगा और इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। कंपनीज जो है आपकी रेगुलेटरी क्लियर कंपनीज अब अपने इनोवेशन ब्लॉकचेन सॉल्यूशन कॉन्फिडेंटली लॉन्च कर पाएंगी। मतलब सप्लाई चेन सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग के लिए, हेल्थ केयर एप्लीकेशन फॉर सिक्योर मेडिकल डेटा शेयरिंग के लिए, लॉजिस्टिक ऑटोमेशन, डेफी प्लेटफॉर्म। इससे इंडिया में क्रिप्टो बेस्ड टेक्नोलॉजी और बिजनेस भी आपको ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ में यदि मैं दूसरा बेनिफिट यदि बात करूं इसका, तो रिड्यूस कैपिटल फ्लाइट। मतलब आज की यदि सिचुएशन आप देखेंगे, यदि यहाँ पे करंट सिचुएशन हाई टैक्सेशन और जो कैपिटल ऑफशोर जो हो रहा है, आज की सिचुएशन में 1% टीडीएस और 30% फ्लैट टैक्स की वजह से क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज पर शिफ्ट हो रहा है, तो जैसे दुबई और सिंगापुर पे। तो इसका मतलब है कि इंडिया इन्वेस्टर और ट्रेडर्स अपना कैपिटल इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं, जिससे इंडिया का इकोसिस्टम वीक हो रहा है। साथ ही तो इससे क्या होगा कि जो जो हमारी जो कैपिटल जो बाहर जा रही थी वो बाहर नहीं जाएगी। साथ ही साथ में अगर टैक्स स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया जाता है, जैसे 0.1 से 0.05 तक रिड्यूस किया जाए, तो उससे क्या होगा कि जो ऑफ सोरिंग जो अलाउ भी किया जाएगा इससे, तो इससे क्या होगा कि ट्रेडिंग एक्टिविटी भी आपकी बनी रहेगी और कैपिटल का आउटफ्लो रोका जा सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में रेवेन्यू कैपिटल इकोसिस्टम अंदर ही रहने वाला है। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक एक्सचेंज स्ट्रांग बनेगा और साथ ही साथ में इंडिया जो है ग्लोबल क्रिप्टो हब बनने के लिए आगे बढ़ेगा। तीसरा बेनिफिट यदि हम देखें तो यहाँ पे बूस्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। मतलब यदि यहाँ पे हम समझे इसको कि इकोसिस्टम कैसे हमारे स्टार्टअप बूस्ट होगा, तो जैसे दोस्तों क्लियर पॉलिसी आने से सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो वेब3, डेफी, एनएफटी, मेटावर्स जैसे नए नए स्टार्टअप इंडिया में रैपिडली ग्रो करने वाले हैं। अभी कंफ्यूजन की वजह से फाउंडर हेजिटेट होते हैं, लेकिन एक स्टेबल फ्रेमवर्क से उनको के लिए आसान हो जाएगा। क्लियर पॉलिसीज यदि आती हैं थी, तो क्लियर और ट्रांसपेरेंट रूल से वेंचर कैपिटलिस्ट जो होंगे फंडिंग भी बढ़ेगी आगे, क्योंकि इन्वेस्टर को ट्रस्ट मिलेगा, उनका पैसा सिक्योर इन्वायरमेंट में लगेगा। साथ ही साथ में यदि हम देखें ओवरऑल, यदि हम यहाँ पे देखें तो जैसे आईटी और फिनटेक सेक्टर में ग्लोबल हब बन चुका है, वैसे ही वेब3 स्पेस में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम जो स्टार्टअप जो है वो हमारे आगे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ में मोर टैक्स, जैसे एज वी रोज की मोर टैक्स रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। मतलब यदि सिंपल है कि जितने ज्यादा क्लियरिटी होगी उतना ज्यादा रिवेन्यू भी गवर्नमेंट के पास आएगा। मतलब अभी की सिचुएशन ये है कि काफी ट्रेडर्स जो फॉरेन मार्केट में शिफ्ट हो गए हैं, जैसे दुबई साइड में, सिंगापुर में, ये फिर ग्रे एरिया में ट्रेड करते हैं ताकि उन्हें स्ट्रिक्ट टैक्स ना देना पड़े। अगर एक ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम इंप्लीमेंट होता है, तो ज्यादातर लोग वॉलंटरी कंप्लायंस को फॉलो करेंगे और सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ने लगेगा। तो ये एडिशनल रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज्यादा सिक्योर रिसोर्स देगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर वेलफेयर स्कीम फंड क्यों ना हो। यानी क्रिप्टो सेक्टर इनडायरेक्टली देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो अब मैं यदि आगे इस समझू यहाँ पे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाती है। तो इसके ऊपर यदि आप देखें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई चेन जैसे पावरफुल सोल्यूशन भी बन पाएंगे। मतलब एक छोटी सी कंपनी भी इंडिविजुअली भी बिना मिडिल मैन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इजिली कर सकती है। तो इंडिया में जैसे आपको पता है कि पहले यूपीआई एक ग्लोबल मॉडल बन चुका है, जिससे दुनिया के कंट्रीज अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर यूपीआई के इकोसिस्टम में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंटीग्रेट किया जाता है और वो भी एडवांस फिनटेक मॉडल डेवलप कर लेगा, तो रिजल्ट ये है कि फाइनली यदि हम देखें यहाँ पे कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी और तेज स्पीड से ग्रो करेगी और कॉमन लोग भी नए फाइनेंशियल टूल को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये जो बेनिफिट है जो मैंने आपको बताया, ये सारे बेनिफिट आगे आपको मिलने वाले हैं यदि यदि ये प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन इंडिया में आ जाते हैं। तो छठवां यदि हम बेनिफिट देखें, टैलेंट ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। मतलब ब्लॉकचेन
एक इमर्जिंग हाई स्किल सेक्टर है जिसमें डेवलपर, ऑडिटर, कंप्लायंस एक्सपर्ट जैसे स्पेशलिस्ट की ह्यूज डिमांड होने वाली है फ्यूचर पे। साथ ही साथ में अगर रेगुलेशन क्लियर और स्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस आएगा और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो होगा लार्ज स्केल हायरिंग पर होना है। लाखों नए जॉब क्रिएट होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आईटी और आउटसोर्सिंग बूम के टाइम पर हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये है कि आईटी, इंडिया का आईटी टैलेंट जो अभी तक सॉफ्टवेयर सर्विस तक लिमिटेड है, वो ब्लॉकचेन में ग्लोबल लीडरशिप के रोल में भी आ सकता है। तो रिजल्ट ये होना है आगे जाके कि इंडिया सिर्फ टेक कंज्यूमर ना होके बल्कि एक ब्लॉकचेन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी बन सकता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। यदि हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव से यदि हम देखें इंटीग्रेशन एंड विद ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर भी ब्लॉकचेन का यूज करना चाहते हैं। उनको पता है कि ट्रांसपेरेंसी, स्पीड तो मिले ही मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंप्लायंस, रिस्क और रूल्स क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी हेजिटेट हो रही है। साथ ही साथ में हम देखें कि बैंक, अगर गवर्नमेंट क्लियर लॉ लेके आती है तो एडॉप्शन बूम करेगा। बैंक फास्ट और सिक्योर सेटलमेंट के लिए ब्लॉकचेन यूज करेगी। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस जल्दी और ट्रांसपेरेंट होगा। रियल एस्टेट और लैंड रिकॉर्ड पे प्रॉपरली सेफ डील हो पाएंगी। हेल्थ केयर में भी हम बात करें तो प्रॉपर पेशेंट का डेटा सिक्योर और शेयरिंग इजी बन जाएगा। तो ये होगा एंटरप्राइजेस एडॉप्शन का नेक्स्ट वेव, जिसमें ब्लॉकचेन सिर्फ ट्रेडिंग तक ही नहीं बल्कि हर सेक्टर का हिस्सा बन जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल यदि मैं देखूं कि ये जो 7 बेनिफिट थे, यदि 8वें की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, एक इनोवेशन इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यदि आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का एडॉप्शन किस तरह से बढ़ेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड, आधार और ई वोटिंग। अगर ब्लॉकचेन सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, ये गवर्नमेंट के लिए भी एक पावरफुल टूल बन सकती है। सोचिए अगर लैंड रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे स्टोर होते हैं तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट टोटली खत्म। आधार कार्ड या डिजिटल आइडेंटिटी ब्लॉकचेन पर होने से डेटा सिक्योर आपका बनेगा। ई वोटिंग यदि स्टार्ट होती है ब्लॉकचेन पे होने से तो इलेक्शन सिस्टम ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ बन जाता है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे राशन, सब्सिडीज, ब्लॉकचेन, ये सब ट्रैक हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये अपने आप में यदि मैं देखूं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ओवरऑल कंक्लूजन की यदि मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, तो सीबीडीटी, ये क्रिप्टो कंसल्टेशन एक इनडायरेक्ट ग्रोथ ट्रिगर है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए। जैसे ही रेगुलेशन क्लियर होते जाएंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, एडॉप्शन बढ़ेगा और नए जॉब भी यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो ये वो मोमेंट है जो इंडिया के लिए एक नए लेवल लेके आएगा। आईटी से लेके वेब 3 तक का ग्लोबल लीडर हम बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि रेगुलेशन इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, इट इज अ लॉन्च पैड फॉर इनोवेशन। तो अब यदि मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, यहाँ पे अभी तक तो मैंने आपसे चर्चा की कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, क्या आस्किंग है, इंडस्ट्री के क्या कंसर्न है, इससे इंडिया प्रोस्पेक्टिव से क्या बेनिफिट होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट में, हम समझते हैं कि ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से यदि हम बात करें तो इससे हमें क्या बेनिफिट होना है। तो फ्रेंड्स सोचिए, जैसे इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन ने दुनिया को मशीन दी, इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने हमें डिजिटल दुनिया दी, वैसे भी अब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन एक नए युग को शुरू करने वाला है। अब बात सिर्फ इंडिया के बेनिफिट की नहीं है, यदि मैं बात करूं ग्लोबल डिजिटल सिविलाइजेशन फाउंडेशन की, तो ग्लोबल क्रिप्टो एक्सेप्टेंस द नेक्स्ट डिजिटल सिविलाइजेशन मतलब। तो अब चलिए, अब अगली स्लाइड में हम समझते हैं कि ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस कैसे शेप देगा और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब होने वाला है। मतलब जो अभी रेगुलेशन हमारे इंडिया में आएंगे आगे फ्यूचर को लेके, तो उससे ग्लोबल लेवल पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आप यहाँ यदि आप देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम टू वैल्यू सिस्टम। मतलब आप यहाँ पे समझिए कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक फाइनेंशियल इनोवेशन नहीं है, ये एक नई दुनिया क्रिएट कर रहा है जहां हम सिर्फ मनी की नहीं बल्कि आइडेंटिटी, ऑनरशिप और डेटा की भी ब्लॉकचेन को मैनेज करेंगे। फ्यूचर में सब कुछ टोकनाइज होगा, चाहे वो आपका रियल एस्टेट हो,
प्रॉपर्टी हो, हेल्थ रिकॉर्ड हो या फिर डिजिटल एसेट हो। और सबसे बड़ी बात कि ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट तो एक प्रोटोकॉल बना दिए हैं। मतलब अब ट्रस्ट किसी इंटरमीडिएटरी पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी पे होगा। इसका मतलब है कि हम फाइनेंशियल सिस्टम से आगे बढ़कर वैल्यू सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जहां नॉलेज, प्रॉपर्टी और इवन दो पर्सनल आइडेंटिटी भी सीरियसली एक्सचेंज होगी ब्लॉकचेन पर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ में यदि हम बात करें यहाँ पे जियो पॉलिटिकल पावर शिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए कि क्योंकि यदि हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से यदि हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जियो पॉलिटिकल पावर शिफ्ट का। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि क्रिप्टो अडॉप्शन ने एक जियो पॉलिटिकल पावर शिफ्ट भी क्रिएट कर रहा है। कैसे कर रहा है आप देखना यहाँ पे कि यूएस स्टेट में क्रिप्टो ईटीएफ के लॉन्च के बाद $1 ट्रिलियन इन्फ्लो आया है। ये दिखाता है कि अब क्रिप्टो को एक मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जा रहा है। सबसे बड़ा जो बोल्ड स्टेप आया है यूएस में प्रेसिडेंट ट्रम्प के अनाउंसमेंट ने जब किया था कि यूएस अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि इथेरियम, सोलाना, कार्डिनो, रिपल को भी ऐड कर रहा है। तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि क्रिप्टो में एक अब सावर्जन ग्रेट एसेट भी बन चुका है। साथ ही साथ में हम देखें कि यूएई की यदि हम बात करें तो यूएई ने अपने क्लियर रेगुलेशन और इनोवेशन फ्रेंडली पॉलिसीज के साथ एक ग्लोबल क्रिप्टो हब एस्टेब्लिश कर लिया है, जहां लिक्विडिटी और स्टार्टअप रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं और वो शिफ्ट हो रहे हैं ज्यादातर। साथ ही साथ में यदि मैं बात करूं एल सल्वाडोर की, तो एल सल्वाडोर यदि हम बात करें तो दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बना जिसने बिटकॉइन को अपने सॉवरेन रिजर्व का हिस्सा बनाया। एक छोटे कंट्री का ये स्टेप पूरी दुनिया के लिए एक सिंबॉलिक मैसेज था। अब तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हम देखें क्रिप्टो इज द न्यू ऑयल। मतलब जैसे ऑयल ने 20th सेंचुरी को सुपर पावर बनाया, वैसे ही क्रिप्टो और ब्लॉकचेन एडॉप्शन 21 सेंचुरी के लिए डिजिटल सुपर पावर डिसाइड करने वाला है। अब मैं देखूं यदि यहाँ पे Web3 इकोनॉमी या द न्यू इंटरनेट यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि आज का इंटरनेट, जैसे हम Web 2 कहते हैं, मेनली गूगल, मेटा, अमेजन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के कंट्रोल पे है। मतलब हम कंटेंट बनाते हैं, डेटा देते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, लेकिन ऑनरशिप और प्रॉफिट उन प्लेटफॉर्म के पास चला जाता है। लेकिन जो Web 3 इस इक्वेशन को पूरा उल्टा कर देता है। यहाँ यूजर के पास कंट्रोल होता है अपने डेटा का, अपने एसेट का और इवन गवर्नमेंट का भी। तो एनएफटी से डिजिटल ऑनरशिप पॉसिबल होता है, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो या फिर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हो। डॉ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट डेमोक्रेटाइज होती है, मतलब कम्युनिटी डिसाइड करती है, ना कि एक सेंट्रल अथॉरिटी। टोकनाइज सिस्टम से, इकोनॉमिक्स से यूजर को अपने कंट्रीब्यूशन का भी फेयर रिवॉर्ड मिलता है। तो इस डायरेक्शन में हम एक नए युग की तरफ जाने वाले हैं। तो इस तरह से जियो पॉलिटिकल पावर शिफ्ट होने वाली और Web 3 का जो क्रेज आपका आगे आपको दिखने वाला है ग्लोबली। अब यहाँ यदि हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशनल शिफ्ट। अब ये नया टर्म है, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे कि ये है क्या जनरेशनल शिफ्ट। जिस तरह से अपन ने बात करी यहाँ पे जियो पॉलिटिकल शिफ्ट की, उसी तरह से यदि मैं यहाँ बात करूं जनरेशनल शिफ्ट की, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जेन जेड और जेन अल्फा का लिखा हुआ है थोड़ा। बेसिकली जो जेन जेड यदि हम बात करें तो ये जनरेशन है, जैसे हमारी जनरेशन हुआ करती थी, 10 साल पहले जनरेशन हुआ करती थी। तो सेम जनरेशन जेड का मतलब ये है कि 1997 से 2012 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, आज के टाइम पे वो 13 से 28 साल एज ग्रुप के हैं। इन्होंने स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ही अपनी लाइफ स्टार्ट करी है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, जेन जेड। मतलब 13 से 28 साल की एज के आज के जो लोग हैं वो जेन जेड कहलाते हैं। और जेन अल्फा की यदि मैं बात करूं, जेन अल्फा मतलब 2013 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो आज 0 से लेके 12 साल के आसपास के हैं, ये पहली जनरेशन है जो एआई, क्रिप्टो, मेटावर्स, Web 3 के बीच में बड़ी हो रही है। राइट। पॉइंट ये है कि जेन जेड जो है क्रिप्टो को एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में नेचुरली एक्सेप्ट कर रही है, और जो जेन अल्फा है
वो अल्फा के लिए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिल्कुल नॉर्मल फाइनेंशियल लैंग्वेज है। जैसे आज हम यूपीआई या ऑनलाइन बैंकिंग को नॉर्मल समझते हैं, उसी तरह जैन अल्फा आगे जाके इनको ही नॉर्मल समझने वाले हैं। तो यदि मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि जैन अल्फा एंड जैन जेड क्रिप्टो नेटिव मतलब अगर दोस्तों जैन अल्फा जेड और जैन अल्फा को देखेंगे तो उनके लिए क्रिप्टो कोई नई चीज या क्यूरियोसिटी नहीं है, ये उनका नेटिव एनवायरनमेंट है। हमारे पेरेंट्स ने जब ऑनलाइन बैंकिंग देखा था उनके लिए वो एक नया अडॉप्शन था, लेकिन आज के और कल के जनरेशन के लिए क्रिप्टो बिल्कुल नेचुरल है। जैसे हमने मोबाइल पेमेंट और यूपीआई को एक्सेप्ट किया, उसी तरह से वो आने वाले टाइम पे इनको इजिली उनके लिए नेचुरल हो जाएगा। इसका मतलब ये है क्रिप्टो अडॉप्शन का कर्व ऑनलाइन बैंकिंग के अडॉप्शन जैसा ही होने वाला है। पहले रेजिस्टेंस था, फिर मास अडॉप्शन आया और बाद फिर आगे जाके बाय डिफॉल्ट लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे। और एक और चीज क्लियर है कि क्रिप्टो विल नॉट बी एन ऑप्शन, इट विल बी द डिफॉल्ट फाइनेंशियल लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पे यदि मैं ओवरऑल यदि आपको देखूं यदि मैं तो अब सवाल ये नहीं है कि क्रिप्टो मेन स्ट्रीम होगा या नहीं, सवाल ये है कि कि ये कब होगा। तो ओवरऑल ये जनरेशनल शिफ्ट आप देखेंगे जो आपको आगे जाके देखने को मिलने वाली है। अब मैं यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि व्हाट डज द नेक्स्ट डिकेड्स फॉर क्रिप्टो लुक्स लाइक, मतलब दोस्तों अब हम अब तक हमने देखा क्रिप्टो ब्लॉकचेन में आज हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन असली सवाल अब ये है कि अगले 10 सालों में दुनिया कहाँ ले जाएगा ये। मतलब हर टेक्नोलॉजी एक इवोल्यूशन होता है। इंटरनेट ने 1990 में स्टार्ट किया था और आज पूरी दुनिया ने उसे बदल दी दुनिया को। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के लिए ये एक जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और इस जर्नी को समझने का एक और सिंपल फॉर्मूला है, फ्रॉम रूल्स टू सिविलाइजेशन। मतलब यहाँ पे 2025 मतलब रूल्स है, मतलब जब क्लियर रेगुलेशन और फाउंडेशन सेट होने जाएंगे। 2030 एडॉप्शन का टाइम रहेगा जब इंडस्ट्री, स्टार्टअप और गवर्नमेंट इसे लार्ज स्केल पर इंटीग्रेट करेगी। और 2035 जब सिविलाइजेशन मतलब जब ब्लॉकचेन हर सिस्टम को बैकबोन बन जाएगा। मतलब फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर, आइडेंटिटी तक, गवर्नमेंट तक ये आपको दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे 2025 का फाउंडेशन, 2030 का एडॉप्शन और 2035 का ट्रांसफॉर्मेशन आपको आगे दिखेगा। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि 2025 में यदि बात करूं कि फाउंडेशन ईयर है रेगुलेशन का, राइट। तो यहाँ पे मैं देखूं सीबीडीटी कंसल्टिंग इन इंडिया, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि इंडिया में सीबीडीटी ने क्रिप्टो स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन स्टार्ट किया है। ये एक बड़ा स्टेप है क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट ओपनली पूछ रही है कि रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और कंप्लायंस को कैसे इजी बनाया जाए। इससे ये सिग्नल मिलता है कि इंडिया सीरियस है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने के लिए। 2025 में और क्या आपको देखने को मिल रहा है फाउंडेशन के लिए कि यूएस ईटीएफ लॉन्च, मास मैसिव इनफ्लो और जीनियस एक्ट 2025 में आपको देखने को मिल रहा है। यूएस ने ईटीएफ का लॉन्च एक गेम चेंजर बन गया है। $1 ट्रिलियन इनफ्लो प्रूफ ने जो प्रूफ कर दिया है क्रिप्टो को लेके। और साथ ही यूएस ने जीनियस एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, आपका क्लैरिटी एक्ट बनाया, ये भी जो टाइम पीरियड है 2025 का ही है। मतलब 2025 आपका फाउंडेशन ईयर है। देन इसके बाद यूएई सिंगापुर क्रिप्टो हब बन चुके हैं। मतलब यूएई सिंगापुर एग्रेसिवली अपने आप को ग्लोबल क्रिप्टो हब बनाने जा रहे हैं। फ्रेंडली टैक्स पॉलिसी, क्लियर रेगुलेशन, इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट की वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम भी और स्टार्टअप दोनों माइग्रेट कर रहे हैं। तो यूएई सिंगापुर ऑलरेडी एडॉप्शन और लीडरशिप स्टेज में पहुंच गए हैं। देन सीबीडीसी इन पायलट प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही दुनिया ने एक बहुत सारे देश अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पॉलिश स्टेज में टेस्ट कर रहा है। इंडिया में डिजिटल रुपया, चाइना में डिजिटल यान, यूरोप में डिजिटल यूरो टेस्ट हो रहा है। इससे एक बात क्लियर है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में गवर्नमेंट बेस्ड डिजिटल करेंसी भी अपना रोल प्ले करने वाली है।
तो यानी 2025 एक फाउंडेशन ईयर है जहां पे प्राइवेट इनोवेशन और गवर्नमेंट रेगुलेशन दोनों पैरेलल ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों 2025 एक में कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रहा है, तो सोचिए 2030 और 35 में एडॉप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन किस लेवल का होगा। तो यदि मैं बात करता हूँ 2030 के मास एडॉप्शन एरा की, तो क्रिप्टो इक्वल टू मेन स्ट्रीम फाइनेंस, मतलब 2030 में अडॉप्शन एरा की यदि मैं बात करूं तो देखेंगे उस टाइम पे कि 2030 तक क्रिप्टो एक अलग एसेट क्लास नहीं रहेगा। जैसे आज हम एफडी, स्टॉक या म्यूचुअल फंड देखते हैं, वैसे ही क्रिप्टो एवरीडे फाइनेंस का हिस्सा बन चुका होगा। बैंक पेमेंट, एप्लीकेशन, वॉलेट में डायरेक्टली क्रिप्टो इंटीग्रेट होंगे, यानी क्रिप्टो इक्वल टू मेन स्ट्रीम फाइनेंस दिखता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरा, वेब 3 इकोनॉमी बूम, डोज, एनएफटी, मेटावर्स, मतलब वेब 3 का इकोसिस्टम फुल बूम करेगा, यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल कंपनीज के अल्टरनेटिव बन जाएंगे, एनएफटी आपको दिखेंगे, मेटावर्स आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आपको ब्लॉकचेन के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। आज जो रेमिटेंस आप देखें बहुत स्लो होते, बहुत फास्ट हो चुके होंगे उस टाइम पे जाके। देन इंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट फुल स्केल एडॉप्शन, तो मतलब सबसे बड़ा जो शिफ्ट यहाँ होगा कि इंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट का फुल स्केल एडॉप्शन हो चुका होगा। बैंक अपनी सेटलमेंट सिस्टम ब्लॉकचेन पे चलेंगे, हेल्थ केयर पेशेंट डेटा देखेगा, लॉजिस्टिक में रियल टाइम सप्लाई चेन की ट्रांसपेरेंसी आएगी, और गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड, आईडी, वोटिंग, सारे काम जो होंगे वो शिफ्ट हो चुके होंगे ब्लॉकचेन पे। यानी 2030 वो टर्निंग पॉइंट होगा जहां ब्लॉकचेन सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड बैकबोन बनके सामने आपको दिखने वाला है। तो दोस्तों 2025 फाउंडेशन, 2030 एडॉप्शन रियलिटी बनेगी। अगला सवाल ये है कि 2035 में दुनिया को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा। तो 2035 की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि डिजिटल सिविलाइजेशन, बॉर्डरलेस ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, साथ ही साथ में आपका डिजिटल आइडेंटिटी और टोकनाइज ओनरशिप, हर इंसान के पास एक सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी होगी, ब्लॉकचेन पे स्टोर होगी। साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस वर्सेस ब्लॉकचेन, मतलब ब्लॉकचेन में भी गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन को रेगुलेशन लाएगी, वोटिंग सब्सिडी, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ ब्लॉकचेन पे ही काम करेगा। देन क्रिप्टो इक्वल टू यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ वैल्यू, जैसे इंग्लिश ग्लोबल कम्युनिकेशन का यूनिवर्सल मीडियम बन चुकी है, वैसे ही क्रिप्टो यूनिवर्सल लैंग्वेज भी आपको वैल्यू बन जाएगा। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये 2035 तक एक डिजिटल सिविलाइजेशन एंट्री कर चुके होंगे, जहां ब्लॉकचेन और क्रिप्टो जैसे चीजें आपको वर्ल्ड ऑर्डर बन चुकी होंगी। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया आज के दोस्तों, आज के इस कॉल में आपको यहाँ पे कि किस तरह से सीबीडीटी प्लान कर रही है, प्रपोजल रखा गवर्नमेंट के सामने, इंडस्ट्री का कंसर्न क्या है, क्या क्या लूप होल है, कहाँ पे कमी है, उन कमियों को दूर करने के बाद जो रेगुलेशन इंडिया में आएगा उससे उससे इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उससे पर्सनल क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं, और ग्लोबल एक्सेप्टेंस में क्या होने वाला है। साथ ही साथ में 2025 से 2030 2035 में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन सिर्फ क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के बारे में नहीं था, ये एक डिजिटल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट था, जहां हमने देखा कि कैसे 2025 रेगुलेशन फाउंडेशन रखता है, 30 एडॉप्शन लाता है, और 25 से एक नए डिजिटल सिविलाइजेशन क्रिएट करता है। तो ये सफर सिर्फ एक शुरुआत है। सवाल ये नहीं है कि क्रिप्टो कब मेन स्ट्रीम होगा, सवाल ये है कि हम इस रेवोल्यूशन में अपना रोल क्या निकालने वाले हैं। तो रिमेंबर, रेगुलेशन इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, इट्स अ लॉन्च पैड फॉर इनोवेशन। तो अगर इंडिया और हम सब मिलकर अपॉर्चुनिटी को यदि लेते हैं, ग्रैब करते हैं, तो फ्यूचर हमारे लिए नहीं बल्कि हम फ्यूचर के लिए होंगे। तो इन्हीं से शब्दों के साथ मैं अपनी इस कॉल को एंड करता हूँ, एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू मनीष सर, काफी अच्छा सेशन था। और हमारे साथ हमारे कुछ फोकस मित्र साथ में हैं, अगर वो कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज आप अपने रिमार्क यहाँ पे बोल सकते हैं, दे सकते हैं। हमारे साथ राजेश सर हैं, आशीष ठाकुर सर हैं, योगेश सर हैं, मुकेश जी हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में